मैं रेपिस्ट की बेटी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे पिछले 8 सालों से एकदम सही से नींद आ रही है। मेरे पिता रेपिस्ट नहीं है। मुझे बहुत गर्व है कि वो मेरे पिता हैं। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पेजेस ने इनकी पिक्चर्स डाली हैं। ये प्रियंका गांधी जी, इनके एक फ़ोन कॉल पे इनसे राहुल गांधी जी बात करते हैं। अपने प्राइवेट पार्ट्स वो भी रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड है। मतलब मैं जब तक जिंदा हूँ मैं ये दाग तो उनके ऊपर से मिटा के रहूंगी, क्योंकि वो ये काम कभी हुआ नहीं। 8 साल से एक निर्दोष आदमी ऐसे गुनाह की सजा भुगत रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मैं तभी भी कहूंगी कि मुझे अपने पिता के लिए ही होता है। आप लोगों ने क्या क्या कुछ सहा? जो 2 बच्चियों के पिता हैं उनको आप रेपिस्ट करार दे रहे हैं और रोते हैं मेरे पिता के लिए। हम ना डरेंगे, हम ना छुपेंगे। हमारे डरा या फिर आप हमें खत्म कर दें, लेकिन अगर जब तक बोलने की ताकत है जब तक वो मेरे और मैं खत्म भी हो जाऊंगी तो मेरे वो कागज जिंदा है। मुझे पता है कि मेरे पिता को न्याय मिलेगा। जस्टिस ये नहीं होगा कि अब तुम 8 साल बाद हमें छोड़ दो और कह दो कि हो गया। हम नहीं जानते थे कि झूठ के पैर थे। एक झूठ 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। आप हर दिन हारते हैं, हर दिन खुद को समझाते हैं, हर दिन फिल्मी मार्गदर्शन में चलना चाहिए। आज वो बेटी अपने पिता को इंसाफ के लिए 8 सालों से लड़ रही है। उस उम्र में जब वो अपने पिता के पास बैठ करके या उनके इशारों पर, उनके मार्गदर्शन पर चलती, आज आप उनको न्याय की तरफ लेकर के जा रही हैं। ये कितना दुखद है आपके लिए? मेरे लिए सर मुझे बहुत गर्व है कि वो मेरे पिता हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता हैं, लेकिन वो बहुत नेक इंसान थे। ये जो जैसा आरोप मेरे पिता पे लगाया गया है, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। उनका 7 साल पहले का इंटरव्यू है जहाँ वो कहते हैं जिस तरह के आरोप मुझ पे लगाए जा रहे हैं मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। और ये जितने लोग उनको जानते हैं, सिर्फ बेटी होने के कारण नहीं, जितने उन्नाव के भी लोग उनको जानते हैं, जो भी लोग उनके आसपास रिश्तेदार, मेरी सहेलियाँ, जो भी लोगों ने उन्हें देखा है, सब बताएंगे आपको कि जिस तरह के आरोप उन पे मढ़े जा रहे हैं वो उस तरह के इंसान नहीं है। इस घटना के आरोप उनके ऊपर लगने से पहले उनके ऊपर एक भी किसी भी तरह का कभी किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, किसी तरह का उन पे मुकदमा नहीं चला। और आज आप देखिए कि किस तरह की इमेज बनाई जा रही है, जहां दिखाया जा रहा है कि आपने मैंने मॉन्स्टर का जिक्र सिर्फ इसीलिए किया। एक व्यक्ति जिसको बलात्कारी भी बनाया गया, एक व्यक्ति को हत्यारा भी करार दिया गया, एक व्यक्ति को ऐसा क्रूअल दिखाया गया कि चारों तरफ से जो है कि उसने पूरे परिवार को तहस नहस करने की कोशिश की। आपको कभी सोचा था आपने कि ये भी इमेज बन सकती है? हमें भगवान पे पूरा विश्वास था और है, और इसीलिए शायद सर मुझ में हिम्मत आई कि मुझे बताना चाहिए लोगों को कि आप जिस तरह का समझ रहे हैं, क्योंकि सर हमारी तरफ के लोग तो जान रहे हैं, उनको पता है, उनके सामने ये घटना हुई है, लेकिन दिल्ली मुंबई में बैठे लोग वही समझेंगे जो कहानी उनको एक बताई जा रही है। और ये जो दर्दनाक एक मीडिया ने एक कहानी बना दी है, एक डिस्टॉर्टेड टाइमलाइन जो दिखा दी है लोगों को कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, ये दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। इस डिस्टॉर्टेड टाइमलाइन की वजह से मेरे पूरे परिवार के जीवन के साथ जो हुआ है, 8 साल से एक निर्दोष आदमी ऐसे गुनाह की सज़ा भुगत रहा है, ऐसे गुनाह की सज़ा काट रहा है जो कि उसने कभी किया ही नहीं। मेरे पिता ने ओपन कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि अगर मैंने उस लड़की की तरफ सर आंख उठा के देखी है, कोई मशीन होती हो, कोई रेटिना टेस्ट होता हो, तो आप मुझे फांसी की सज़ा दीजिए, लेकिन कोई तो सबूत होना चाहिए सर। और मीडिया के दबाव में, लोगों के दबाव में, एक परसेप्शन के दबाव में इस तरह का सारे सबूत एक तरफ रख के, सारे गवाहों को एक तरफ रख के इस तरह की सज़ा सुना देना, और उसके बाद 8 साल से हम न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हमने हर चीज़ सही ढंग से की है। हमने ट्रायल कोर्ट में जब हमारे खिलाफ भी फैसला आया था तो भी हम बहुत ही उम्मीद से कि हाई कोर्ट में हम जो सारे सबूत अनदेखे किए गए हैं वो हम लेके जाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि इस तरह का माहौल बना दिया जाता है। अगर कोई फैसला हमारे पक्ष में भी आता है तो उसको गलत ठहराने के लिए कोई सही रास्ते नहीं अपनाए जाते हैं, बल्कि मीडिया ट्रायल का सहारा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों तक इसके जो सबूत हैं इस मुकदमे के, वो अब मुझे लगता है ज़रूरी हो गया है कि वो लोगों तक भी पहुँचे, और उसके बाद वो खुद एनालाइज करें कि जिस तरह का आप मेरे पिता को बता रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई इंसान में ज़रा से इस तरह का फ्लॉ होता तो उसके ऊपर 2018 से पहले एक भी मुकदमा नहीं था, और 2018 के बाद आपने उसके परिवार की ज़िंदगी ऐसी तहस नहस कर दी कि आज
जिसको देखो वो झूठ फैलाता है कि इतने मुकदमे थे, ये थे, और कोई, क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं, हम अपनी बात नहीं रख पाए शायद मीडिया के सामने, तो कोई कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन झूठ जितनी तेजी के साथ फैलता है वो समाज में अब किसको किसको और कैसे कैसे इस 8 सालों के दौरान जो भी कुछ हुआ, जाहिर तौर पर अभी मैं, क्योंकि बीएसपी के एक और विधायक थे, अभी मैं उनके बेटे, उनके ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगा था, पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, अभी मैं उनके बेटे से बात कर रहा था। उनका एक कहना था कि मेरे पिता भी नहीं रहे और मेरा पूरा परिवार भी नहीं रहा, यानी मेरा पूरा का पूरा परिवार उस एक आरोप ने तबाह कर दिया। वो तो बेटे थे, आप तो बेटियां हैं दो, आप लोगों ने क्या क्या कुछ सहा, किस तरीके से जो 8 साल की सलाखों के पीछे आपके पिता हैं, वो तो अगर उन्होंने कोई गुनाह किया या नहीं किया वो तो अदालतें तय करेंगी, उसकी वो सजा काट रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने भी कम सजा नहीं काटी, आपकी मां, आप दोनों बहनों ने। सर हमारे साथ तो जो हो रहा है वो जग जाहिर है, जो लोग ये देख रहे हैं उनमें से ही बहुत लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, जो हमारी हर बात नकार देते हैं, जो हमारे सबूत भी नहीं देखना चाहते, हमारे मुंह से निकली हुई हर बात को जो गलत तरह से ही लेते हैं। वो सब मेरी माँ का दुख, मेरे ख्याल से जितनी भी मैरिड औरतें होंगी वो समझ सकती होंगी कि क्या दुख उनके ऊपर बीतता होगा, कि उनके, और सबसे बड़ी बात यही है ना कि हम अपने पिता को जानते हैं, वो अपने पति को जानती हैं, कि इतना गंदा आरोप लगाना किसी के ऊपर, और उस आरोप को लेके हम 8 साल से घूम रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मैं तभी भी कहूँगी कि मुझे अपने पिता के लिए ही होता है कि जिस आदमी ने वो काम नहीं किया, वो कहते कहते थक गए कि कोई सबूत अगर मेरे खिलाफ है तो ठीक है, मैं सज़ा का हकदार हूँ, अगर कुछ भी है मेरे खिलाफ, वो अपनी सफाई देख, अगर सर कोई भी किसी पे आरोप लगा दे और कहे कि तुमने 10 साल पहले ये किया था, तो हम कुछ ही चीज़ों से तो ये प्रूफ कर सकेंगे, अपने CDR से, जो लोग हमारे साथ, मेरे पिता ने वो हर चीज़ की सर, वो हर चीज़ कोर्ट के सामने रखी, CBI ने वो हर चीज़ कोर्ट के सामने ला के रखी, वो कहते रह गए। और आज कितने दुख की बात है कि 8 साल से आप एक इंसान को जो गुनाह कभी हुआ ही नहीं, उसकी सजा, आप एक इंसान को जिसके लिए रेप जैसा वर्ड सुनना इतनी बड़ी बात हो जाती है, जो 2 बच्चियों के पिता हैं, उनको आप रेपिस्ट करार दे रहे हैं। और एक नहीं, मतलब पूरा देश की मीडिया वही चीज़ें चला रही है। ट्रायल कोर्ट में जो हुआ, मैं आपको एक एक सबूत के साथ पूरी बात बताऊंगी। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे महज कह देने से आप मान लीजिए कि ये चीज़ नहीं हुई, ये गुनाह नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक एक सबूत। अच्छा, किसी वक्त पर ऐसा कभी ऐसा लगा जब लगातार मीडिया ट्रायल हो रहे थे, अखबारों की सुर्खियां बन रहा था आपका पूरा परिवार, कभी एक वक्त ऐसा लगा कि नहीं अब तो मतलब एवरीथिंग फिनिश नाउ, सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं, अब मेरे मतलब जीने का या फिर मेरे परिवार के सामने का मकसद क्या, या फिर ये और मोटिवेट करा कि नहीं अब मुझे अपने पिता को भी गलत साबित करना है और उसके बाद जो है जो समाज में जो नैरेटिव बन रहा है इसको भी खत्म करना है? तो हमने समाज के नैरेटिव की सच बताए तो सोची नहीं थी। हमें लगा कि सच, हम नहीं जानते थे कि झूठ के पैर थे, एक झूठ 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। हमको ये नहीं लगता था, हम बहुत सीधी तरह से कोर्ट कचहरी अपना कर रहे थे, लड़ रहे थे, और हमारे तथ्यों में इतनी ताकत थी कि हमको विश्वास था, और हमें अभी भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं जब कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य फिर से रखे जाएंगे, खोले जाएंगे, तो कोर्ट भी हैरान हो जाएगा कि इनको पहले क्यों नहीं कंसिडर किया गया। और रही बात हारने की, हर दिन हारते हैं, हर दिन खुद को समझाते हैं, हर दिन खुद को हिम्मत दिलाते हैं कि नहीं करना है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे पापा है इसलिए करना है, लेकिन कोई भी निर्दोष इंसान जिसने वो काम नहीं किया हो ना सर, उसके साथ उस चीज़ की सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए। मतलब मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं ये दाग तो उनके ऊपर से मिटा के रहूँगी, क्योंकि वो ये काम कभी हुआ नहीं। मतलब बहुत दुख की बात है कि, और मैं अपने लिए जस्टिस की परिभाषा ये मानती हूँ कि जस्टिस सिर्फ ये नहीं है, कोर्ट कचहरी हम जानते हैं हम आज नहीं तो कल, हमारे तथ्य इतने मजबूत है हम जीतेंगे, लेकिन कि हर आखिरी इंसान जिसके मन में आया कि मेरे पिता ये गलत इंसान है, उन्होंने किसी लड़की के साथ ऐसा किया है, उस तक ये बात पहुंचे कि नहीं वो इस तरह के इंसान नहीं है। मेरा अब जीवन का लक्ष्य यही है सर कि हर बच्चा जिसने इस केस के बारे में सुना हो, उसको पता हो कि इस केस में किस तरह से गलत तरह से एक आम आदमी को फंसाया गया। राजनीति का स्तर आज के डेट में देश में क्या गिर चुका है कि आप ऐसे नहीं हरा पा रहे थे मेरे पिता को,
तो आपने सोचा कि सबसे आसान तरीका क्या है इस आदमी को खत्म कर देने का, क्योंकि उनकी कोई और गंदी आदतें नहीं है, कुछ भी नहीं है क्या, तो उनके चरित्र पे दाग लगा दो। रेपिस्ट की बेटी होने का मतलब नींद आ जाती थी? मैं रेपिस्ट की बेटी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे पिछले 8 सालों से एकदम सही से नींद आ रही है। मेरे पिता रेपिस्ट नहीं है, इसलिए उनको पूरा विश्वास है कि भगवान उनके साथ है। हम सब बहुत गॉड लविंग लोग हैं। मेरी माता बहुत पूजा पाठ में विश्वास रखती है, माता रानी में विश्वास रखती हैं, और हाँ, हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन हम हारे नहीं हैं सर। अगर किसी को ये लगता है कि ये परसेप्शन बना दिया गया, इतनी बड़ी लड़ाई है, इतने बड़े बड़े लोग आपके खिलाफ लड़े हुए हैं, तो आप डर जाएंगे, छुप जाएंगे। हम ना डरेंगे, हम ना छुपेंगे। हमारे डरा, या फिर आप हमें ख़त्म कर दें, लेकिन अगर जब तक बोलने की ताकत है, जब तक वो मेरे और मैं ख़त्म भी हो जाऊंगी तो मेरे वो कागज़ जिंदा है। मुझे पता है कि मेरे पिता को न्याय मिलेगा। एक बेटी जो शायद यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहती थी, आईपीएस बनना चाहती थी, वो लॉयर बन गई अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए। सर सपने तो बहुत डिफरेंट थे, मैं सच बताऊं तो, और ये भी नहीं छुपाऊंगी। लोग लिखते हैं कि बड़ी प्रिविलेज्ड विधायक हूँ मैं बहुत प्रिविलेज्ड रही। बिटिया बहनी के सिवा किसी ने मुझसे आज तक बुरी तरह से बात नहीं की थी। तो ये अचानक ऐसे गालियां मिलना और कोई कुछ भी बोल के चला जा सकता है, कोई डरा धमका सकता है, ये सब हमारे लिए है नहीं बात। हम उससे भागेंगे नहीं। हम प्रिविलेज्ड माहौल में बड़े हुए हैं हम। लेकिन सर सपने तो जिनकी वजह से सपने थे, मेरे पिता का सपना था कि एक बेटी उनकी आईएएस, एक बेटी उनकी डॉक्टर बने। मेरी छोटी बहन है डॉक्टर। मैं शायद ये सपना नहीं पूरा कर पाऊंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि अब सपने दूसरे हैं। अब सपना ये है, मैं कभी भी हम और पापा बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि जस्टिस ये नहीं होगा कि अब तुम 8 साल बाद हमें छोड़ दो और कह दो कि हो गया। लेकिन हर वो इंसान जिसने हमें गाली लिखी, उसको पता होना चाहिए कि आपने गलत गाली लिखी। आपने जिस इंसान के बारे में ऐसा बोला, वो इंसान वैसा है नहीं। सॉरी कि लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों के सामने वो सबूत आए, क्योंकि एक पक्ष तो सिर्फ बोल रहा है ना, बोलता चला जा रहा है, कहानियां सुना रहा है, तो आपको लग रहा है कि ऐसे ही हुआ होगा। आपने दूसरे पक्ष की बात तो कभी जानी ही नहीं कि क्या जो घटना बताई जा रही है, क्या वो घटना हुई भी है। अच्छा, जिस तरह की आपके पिता की, आपके परिवार की इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई, क्योंकि मैंने खुद बात किया था जो है उस लड़की से, पीड़िता से, जो है जिसने साफ तौर पर कहा कि मैं इसलिए नहीं चाहती कि वो बाहर ना आए, अगर वो बाहर आ गए तो हमारा पूरा परिवार बचेगा नहीं। क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार हमारे पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश कर चुके। मेरे पिता की हत्या करवाई, मेरे चाचा को जेल से आज तक सलाखों से बाहर नहीं आने दिया। उन्हें कई बार जो है पैरोल मिल गई, लेकिन जो है मेरे चाचा को एक भी बार बाहर नहीं आने दिया। और अगर वो बाहर आ गए तो फिर हम लोग नहीं बचेंगे। तो क्या इस तरह की, मतलब 8 सालों बाद भी वो खौफ कायम है कुलदीप सेंगर के नाम का? जो लोग, आप पता करिएगा सर, आप उन्नाव जाइएगा। मेरे पिता का कोई 8 साल बाद हम किसी पद पे नहीं बैठे हैं। हमारे परिवार में किसी के पास पद नहीं है, लेकिन उन्नाव के लोग आज भी रो रहे हैं। मैंने देखा, जंतर मंतर में देखा, लोग रोते हुए बिलखते हुए लोग भी देखे हमने। हमारे मना करने के बावजूद मैंने हाथ जोड़ जोड़ के मना किया कि सर प्लीज ऐसी मत करिए, हम नहीं करना चाहते इस तरह। लेकिन लोग 6-6 बजे से पहुंच गए थे। लोग रोते हैं मेरे पिता के लिए। 8 साल बाद कोई डर से नहीं रोता है। और जो ये बता रही हैं कि इनके चाचा हिस्ट्री शीटर हैं, आज के नहीं, मेरे पैदा होने से पहले से इनके चाचा पे मुकदमे रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। इनके पिता पे 28 मुकदमे थे। गांव की लड़कियों को, औरतों को परेशान करते थे। पूरा गांव इनसे परेशान था। आप गांव वालों से जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे इनकी असलियत कि किस तरह से इनके चाचा और पिता गांव वालों को वहां पे परेशान करते थे। तो जो लोग खुद हिस्ट्री शीटर रहे हों, इनके चाचा को सुप्रीम कोर्ट ने इनके चाचा की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इनके चाचा की बेल कैंसिल की थी, क्योंकि उन्होंने सरकारी दस्तावेजों पे टैंपरिंग की थी। कितना बड़ा गुनाह है। तो जो इंसान सरकार से नहीं डर रहा, जो कोर्टों से नहीं डर रहा, कोर्ट के डॉक्यूमेंट में टैंपरिंग कर रहा है, उस इंसान की जमानत सर्वोच्च न्यायालय कैंसिल कर रहा है, और ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। वही मैं आरोप लगते हैं ना सर, क्योंकि बेसिर पैर की बातें आपको तो सिर्फ बोलना है। इनकी पहचान मैं कभी नहीं चाहूंगी। मैंने हमेशा इनके लिए आई विश्ड हर वेल कि आपको भी भगवान सद्बुद्धि दे और आप
मुझे नहीं पता किस तरह के प्रेशर और किस तरह के उसमें है, लेकिन आपको भी सच बोलना चाहिए। और रही बात इनकी पहचान उजागर करने की, तो मैंने कभी इनकी पहचान कोई कहीं भी उजागर नहीं की है। इनफैक्ट जब इनकी माता श्री 2022 में कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने वहाँ पे कैंपेनिंग की है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पेजेस ने इनकी पिक्चर्स डाली हैं। ये प्रियंका गांधी जी, इनकी माता जी सब एक बस पे सवार हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है, कांग्रेस के पेज से पड़ा हुआ है। तो आप कांग्रेस, आप जिस पार्टी की, आप उससे लड़ाई लड़िए आपकी पहचान उजागर करने की। आप मुझसे ये लड़ाई मत लड़िए। वहां जब आप पूरे उन्नाव में कैंपेनिंग कर रही थी तब आपकी पहचान नहीं उजागर हो रही थी। और मैंने तो आपकी कहीं, मैंने ना आज तक आपका कहीं नाम लिया है, ना मैंने आपकी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश की है। आपकी माताजी ही तो चुनाव लड़ रही थी वहां पे, आप ही तो अपनी माताजी का कैंपेन कराती थी वहां पे। क्या पॉलिटिकल अगर देखा जाए, क्या इस मामले को पॉलिटिसाइज किया गया? पर्दे के पीछे से पॉलिटिशियंस ने इस मुद्दे को हवा दी है। आप भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती थी, आपके पिता चूंकि विधायक रहे और अलग अलग पार्टियों से, लगभग सभी पार्टियों में वो रहे और सभी पार्टियों से उनके संबंध थे। बीजेपी से भी वो रहे, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। क्या आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि आप एक पॉलिटिकल खानदान से या फिर पॉलिटिक्स से मतलब रिलेटिव थे? सर ये बिल्कुल पॉलिटिकल है, शुरू से लेके अंत तक पॉलिटिकल था। मैं बताना चाहूंगी कि जो इनके चाचा हैं, जो कि हिस्ट्री शीटर हैं, वो 2000 में मेरे चाचा के ऊपर गोली चला के फरार हो गए थे। प्रधानी का ही चुनाव था, तो ये प्रधानी का चुनाव तब से लड़ना चाहते थे। 2015 के अंत में तब से ये फरार चल रहे थे। ये उत्तर प्रदेश में इनको फरार घोषित कर दिया गया था। 2015 में ये आते हैं, फिर से प्रधानी का चुनाव लड़ने की मंशा से ही आते हैं। और उस बार मेरी चाची उस गांव की प्रधान चुनी जाती हैं। तो इनके लिए तो ये हमेशा से पॉलिटिकल था। ये हमसे लड़ी इस बात के लिए रहे थे, गांव की प्रधानी के लिए। और हम पे इल्जाम लगा के देखिए ना, सीधे विधानसभा लड़े हैं, उन्नाव सदर से इनकी माताश्री विधानसभा लड़ी, लेकिन महज 1500 वोट। आप देखिएगा जाके, आप चेक करिएगा, ये बताता है कि वहां के लोकल लोग क्या सोचते हैं। सर लोकल लोगों को सब पता है कि आपने क्या किया। तो आप चाहे किसी नेशनल पार्टी से आ जाएं, चाहे आपकी वो नेशनल पार्टी की लीडर आपका चुनाव प्रचार वहां पे करना है, वहां पे लोगों को पता है आपने क्या किया है, कि आपने किस तरह से फंसा के आया है। फिर आप बोलेंगी कि उन्नाव वाले मुझको क्यों नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि उनको पता है कि आपने गलत किया है। सर गाड़ी भेजी जाती है लेने के लिए, सीधे सीधे, मतलब ऐसी जगह जहां पर एक सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता, वहां पर जो है ले जाया जाता है। और हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं, कानूनी लड़ाई आपके साथ लड़ेंगे। तो क्या ये जो फैक्ट आप बार बार बताते हो, क्या सीधे तौर में कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस राहुल गांधी मिलते हैं, सोनिया गांधी मिलती है, सारे लोग मिलते हैं, तो क्या इन तक आप वो फैक्ट पहुंचा नहीं पाए या उन्होंने फैक्ट कभी समझने की कोशिश नहीं की? सर मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत बार अपील की है कि आप हमारी भी बात सुनने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये मुझसे इनके एक फोन कॉल पे इनसे राहुल गांधी जी बात करते हैं, इनके एक फोन कॉल पे इनको बुलाया जाता है, इनके एक फोन कॉल पे एनजीओ वाले वहां पे पहुंच जाते हैं, सारा इनका इंतजाम हो जाता है। हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है। हम आज की डेट में किसी से भी बात करना चाहे, हम एक फोन मिलाएं, मुझे नहीं लगता कि कोई उठाएगा भी ऐसे फोन। और मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप क्लेम करते हो कि आपको नहीं पता, आप नहीं फंसा रहे हो पॉलिटिकली हमको, तो आप बुलाइए, आप समझिए सारे फैक्ट्स। क्यों नहीं आप जानना चाहते हैं? क्यों आपकी बहन गई थी उन्नाव सदर में प्रचार करने? नकार दिया ना वहां के लोगों ने। लेकिन किसको किसको समझाएंगे? अखिलेश यादव की पार्टी वो आप लोगों के खिलाफ ट्रेंड चलाती है, आप लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया हमारा पर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है, ये सब मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग रहे होंगे, जितने भी लोग हैं, वो सब ये जानते हैं कि किस तरह से इस मुकदमे में पॉलिटिक्स के चलते मेरे पिता को फंसाया गया है। मेरे पिता के साथ किस तरह से गंदी राजनीति की गई है। जिस इंसान पे एक भी मुकदमा नहीं था, उस इंसान पे 2018 में लगातार इन्हीं के परिवार द्वारा मुकदमे लगवाए जाते हैं, उसको परस्यू कराए जाते हैं। जो इनके पिता के मरने वाला मुकदमा है, उसमें तो हम चार्जशीटेड भी नहीं थे। आप सोचिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई है, सीबीआई ने उसमें हम पे चार्जशीट नहीं लगाई है। और जब हम दिल्ली आते हैं, हमारा मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर करते हैं, तो सीबीआई 2 मुकदमों को क्लब करती है, ट्रायल कोर्ट 2 मुकदमों को क्लब करता है, और हमको भी 10 साल की उसमें कन्विक्शन दे देते हैं। मतलब जिस पर आप चार्जशीटेड नहीं है उसमें आप कन्विक्टेड हो गए 10 साल के लिए? उसमें हम कन्विक्टेड हो गए। जो लोग चार्जशीटेड थे उन्हीं के साथ हमारा ट्रायल क्लब करके हमको भी कन्विक्ट कर दिया गया। कि ये किस तरह का मीडिया ट्रायल चल रहा है। नहीं तो क्या आपको क्या लगता है, ये बड़ा मुद्दा है, क्या आपको क्या लगता है, क्या अदालतें भी
मीडिया ट्रायल या फिर इस तरह से पॉलिटिक्स हो रही सड़कों पर, इसके प्रेशर पर अपने फैसले देती हैं? सर इनके पास बहुत अच्छा वकील है, हाई कोर्ट में भी वो आते थे, उन्होंने इनका मुकदमा लड़ा है। और ये चाहती तो ये सीधी तरह से कोई भी अगर किसी भी न्यायालय से कोई ऑर्डर आया है तो बहुत आम सी बात है, अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आप उसको उससे बड़ी अदालत में चैलेंज कर सकती हैं। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, आप चाहती तो आप सीधा रास्ता अपनाती, आप जाती हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता जानबूझ के नहीं अपनाया। आप जाके इंडिया गेट पे बैठे, जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं आप जानते हैं, हम और आप जाके इंडिया गेट पे इस तरह नहीं बैठ सकते। अगर हम और आप भी बैठने जाएंगे तो पुलिस हमको वहां से हटाने आएगी। इन्होंने जानबूझ के वो जगह चुनी, इन्होंने जानबूझ के वहां पे मीडिया बुलाई, इन्होंने पूरा जानबूझ के बहुत प्रायोजित तरह से ये किया गया है। और उसके बाद जाके सीबीआई ने एसएलपी लगाई और वेकेशंस में हमारा केस लगाया गया और ये स्टे किया गया। अच्छा, पीड़ित परिवार बार बार कहता है कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत जो है दबे हुए हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बाहुबली हैं, आप पैसे से मजबूत हैं, आप बड़े बड़े वकील खड़े कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, अब लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो हमारे पास क्या विकल्प बच रहा है? जब हमें न्याय नहीं मिल रहा तो हम सड़कों पर जा रहे हैं। सर क्या आपको पता है कि इन्होंने खुद अपनी माँ और चाचा और बहन पे मुकदमा कर रखा है 7 करोड़ रुपए का, कि ये लोग केस मैनेजमेंट में 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ का वो एफआईआर मौजूद है। मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिखाएं, जो लोग खुद को गरीब बता रहे हैं वो एक दूसरे पे 7 करोड़ का मुकदमा कर रहे हैं। और उस मुकदमे में लिखा क्या है कि इन्होंने मेरे 7 करोड़, अपनी माँ और चाचा पे इल्जाम लगाया कि 7 करोड़ रुपए इन्होंने मेरी हड़प लिए जो मेरे पास थे, कि केस मैनेजमेंट किया है। किस तरह का केस मैनेजमेंट किया है? केस मैनेजमेंट मतलब इसमें इनका किस बात के लिए खर्च हो, केस किस तरह का मैनेज, किस तरह का मैनेजमेंट, क्या अपने अकॉर्डिंग एविडेंस को क्रिएट करने का या आपके खिलाफ एविडेंस बनाने का? आपके वकील कहते हैं कि उन्होंने प्रो बोनो केस लड़ा है, तो आपने किस हिसाब से 7 करोड़ रुपए खर्च किए केस मैनेजमेंट में? आप बेशक लोगों को वो एफआईआर दिखाइए, और उस एफआईआर में साथ ही साथ ये लिखा हुआ है कि मेरी बहन कहती है कि मेरे पति पे झूठे आरोप लगा देगी रेप के। ये बाकायदा उसमें मेंशन्ड है आप लोगों को कि किस तरह से झूठे आरोप कितने नॉर्मल हो गए हैं, आपके लिए कितना नॉर्मल हो गया ये चीज कहना। इनफैक्ट मैं चाहूंगी आप लोगों को दिखाएं, एक यूनियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट लगी हुई है जहां पे साफ लिखा हुआ है कि सीआरपीएफ वाले बताते हैं कि वो उनको धमकी देती हैं कि ये हम पे झूठे मुकदमे लगा देंगी। तो आपको ये दोनों रिपोर्ट भी दिखाएंगे, ये दोनों रिपोर्ट आपको जो है, ये रिपोर्ट देखिए, और ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि आखिर जो ऐश्वर्या कह रही हैं वो एविडेंस बाकायदा पब्लिक फोरम पर है, लीगल फोरम पर है, लेकिन उसके बाद भी उन पर बहुत कंसीडर नहीं किया गया। सर मैं जो भी बात आपसे कहूंगी, केस से रिलेटेड जो भी फैक्ट कहूंगी, इट इज प्रेजेंट इन द रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड में मौजूद है कहीं ना कहीं। मैं रिकॉर्ड से हटके कोई भी चीज नहीं आपको बताऊंगी। इनफैक्ट आप सबने, मैंने ख्याल से बहुत लोगों ने सुना होगा, इनकी एक रिकॉर्डिंग भी है जहां पे इनके चाचा अपनी भतीजी को बता रहे हैं कि आप अपने जाइए और अपने प्राइवेट पार्ट्स, वो भी रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट में चली है, इन्हीं के चाचा के फोन से रिट्रीव की गई है। क्या ये फॉरेंसिक ने प्रूफ किया कि आवाज उन्हीं की है? इनके चाचा ने माना कि ये मेरी ही आवाज है, हाँ मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने एडमिट किया? उन्होंने एडमिट किया। तो कोर्ट ने उसे कंसीडर नहीं किया? कोर्ट ने उसकी अलग रीजनिंग कह दी कि अगर कोई इंसान परेशान है ऐसी परिस्थिति में तो वो क्या करेगा। हम और आप परेशान होंगे तो हम तो नहीं बताएंगे अपने घर की बच्चियों को कि जाओ प्राइवेट पार्ट्स में खरोचे बनवाओ और लोगों का नाम लिखवाओ। ये कहीं से आम बात लगती है। तो हर सबूत को, हर उसको किस तरह से इग्नोर किया गया है, ये आपको ये रिकॉर्डिंग्स ही बता देंगी। इस मुकदमे में इतनी रिकॉर्डिंग्स लगी हैं जहां पे आप देखेंगे इनके चाचा क्या करते थे। इनके चाचा रिकॉर्डिंग्स करते थे। इनके चाचा की एक रिकॉर्डिंग है जहां पे वो खुद बता रहे हैं, वो कानून के कितने ज्ञानी हैं आप इससे समझिए, कि वो निर्भया वाला केस हुआ था ना, उसके बाद से लड़की जो कह देती है वही बयान है, कोई नहीं बचा सकता उसके बाद। तो जो आदमी को इतना ज्ञान है कानून का, तो फिर उसने इतनी देर क्यों लगाई अपने उसकी रिपोर्ट लिखाने में? मैं बताती हूँ। ये 11 तारीख को इनकी कंप्लेंट है कि 11 तारीख को मैं घर से चली गई थी। उसके बाद इन्होंने मुकदमा लिखवाया 21 तारीख को कि शशि सिंह जी और उनकी बेटी, एक गांव की है हमारी, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया और 3 लड़कों ने, जिसमें वो मेरे पिता का नाम नहीं लेते, इनमें से एक नरेश तिवारी है, 3 लड़कों ने मेरे साथ गलत काम किया। अभी तक मेरे पिता की कहीं कोई बात नहीं कर रही है। 22 तारीख को ये मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा लिखाने जा रही है, मतलब अपना बयान देने जा रही हैं। वहां पे ये कहीं मेरे पिता की कोई बात नहीं कर रही है, यही बात कर रही है कि शशि सिंह जी ने ऐसा ऐसा किया।
उसके बाद 2.5 महीने जब इसमें चार्जशीट लग जाती है, गांव में एक पंचायत बैठाई जाती है उसके पहले, जहां पे ये प्रपोजल। उस पंचायत में ऐसा क्या हुआ था? कहते हैं वहीं से पूरा सीन क्रिएट हुआ। आखिर उस पंचायत में ऐसा क्या था? एक सवाल और बार आता, इसी में टूट कर देता हूं। शशि सिंह से आपके पिता के क्या संबंध थे, जो है क्यों इस पर, मतलब उनकी वजह से ये कहा गया कि शायद जो है उस परिवार से विवाद हुआ और उसके बाद ये पूरी चीजें बनी? देखिए, मेरे ना शशि सिंह जी से कोई संबंध थे मेरे पिता के। इनफैक्ट ये हमारे जो जजमेंट है उसमें नोटेड है कि पाया गया है कि शशि सिंह जी से ना 4 तारीख को, ना 4 तारीख के पहले, ना 4 तारीख के कभी बाद मेरे पिता की कोई फोन कॉल्स लगी हैं, कोई किसी भी तरह का परिचय नहीं था। हम सब एक ही गांव माखी के को बिलोंग करते हैं। ये पंचायत जो हुई जब ये लड़की चली गई थी क्या कहते हैं नरेश तिवारी जी के साथ, तो उसके बाद ये जब वापस आती है तो गांव में पंचायत रखी जाती है। पंचायत इनके चाचा की तरफ से बुलाई जाती है। मेरे पिता विधायक थे, मेरे पिता भी उस पंचायत में मौजूद रहते हैं गांव के बड़े होने के नाते, जहां पे ये प्रपोजल रखा जाता है कि शुभम सिंह जो जिसको इन्होंने इस मुकदमे में फंसाया, जो शशि सिंह जी के बेटे हैं, उनसे और इनकी शादी करा दी जाए। इनके चाचा की तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है। और क्योंकि हम लोग की जात सेम है और वो आप गांवदारी में जो भी लोग जानते हैं वो समझते हैं कि कास्ट को कितना एम्फेसाइज किया जाता है। तो जिसके साथ वो गई थी वो डिफरेंट कास्ट के थे। शुभम सिंह जी ठाकुर ही हैं, हम भी ठाकुर हैं, वो भी ठाकुर हैं। तो ये कहते हैं कि उनसे, शुभम सिंह जी से उस लड़की की शादी करा दी जाए। अब शशि सिंह जी नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि ये लड़की जब गई किसी और के साथ थी, मैं अपने बेटे से इसकी शादी नहीं कराऊंगी। वो एक आर्मी बैकग्राउंड के, उनके शुभम सिंह के जो पिता हैं वो आर्मी में थे। तो वो लोग कहते हैं हम नहीं शादी कराएंगे क्योंकि मेरे बेटे की कुछ भी आप रोल बता रहे हो, लेकिन वो गई उसके साथ नहीं थी, तो हम ये शादी नहीं कराएंगे। उसी में क्या कहते हैं मेरे पापा भी मौजूद रहते हैं। ये वहाँ पे धमकी देते हैं मैं पूरे घर परिवार पे मुकदमा लिखा दूंगा। तो मेरे पिता की तरफ से बस प्रोटेस्ट इतना आता है कि आप बाकी जो मुकदमा लिखा रहे हो हम आपको रोक नहीं सकते, हम किसी को नहीं रोक सकते। हालांकि गांव में सबको पता था कि किस तरह का मुकदमा लिखाया जा रहा है, हम आपको रोक नहीं सकते। लेकिन किसी की बीवी और किसी की बिटिया को, वो अनमैरिड थी, उनकी जो बेटी थी उस वक्त, उस पर गलत मुकदमा नहीं लिखाना चाहिए। इतना ही विरोध मेरे पिता ने वहां पे दर्ज किया था। 1 अगस्त को, ये जून की घटना है सर, अभी तक मेरे पिता का इसमें कहीं भी नाम ये नहीं लेती हैं। 1 अगस्त को इसमें चार्जशीट लगती है। जब चार्जशीट लगती है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में शशि सिंह जी और निधि सिंह जी का नाम नहीं आता है, फाइनल जो चार्जशीट लगती है। यहीं से इनके चाचा और नाराज हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम ही हैं शशि सिंह और निधि सिंह का नाम हटाने के पीछे। तो एक जो पुरानी प्रधानी के चुनाव की दुश्मनी थी वो तो चल ही रही थी, यहाँ आके और नाराज हो गए कि ये हमारे हर मामले में ये टांग लड़ाते हैं। इसी के बाद 17 अगस्त को आप 2.5 महीने का देखिए गैप हो गया। इतने कानून के ज्ञानी हैं। 2.5 महीने बाद आपके पिता का नाम आता है पहली बार, और उसमें भी मैं चिट्ठी में बताती हूँ, चिट्ठी के कंटेंट्स आप लोगों को दिखाइएगा। फर्स्ट पूरा सेम ही है कि शशि सिंह जी और निधि सिंह ने मुझे फोन करके बुलाया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। आखिरी की 4 लाइनों में लिखा है कि इसके पहले 4 जून को कुलदीप सिंह सेंगर ने भी 2 बजे मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। तो यहाँ एक टाइमिंग आ गई 2 बजे की। यहाँ पे एक और चीज सोचने की बात है, अगर 4 तारीख को कोई महिला आपको बुलाती है और आपका रेप हो जाता है, तो 11 तारीख को महिला आपको फिर से बुलाएगी, सेम नौकरी का झांसा देके आप वहां जाएंगे, आप फिर चले जाएंगी। ये मतलब ये बहुत कॉमन सेंस को, हमारे या आपके साथ कुछ बुरा हो जाए किसी, तो हम उस आदमी से शायद वास्ता नहीं रखेंगे। और ये बताती हैं कि हम 4 तारीख को नहीं शशि सिंह के साथ गए, फिर हम 11 तारीख को नहीं शशि सिंह के साथ गए। यहाँ ये समय बोलती हैं 2 बजे। फिर सितंबर के महीने में मेरे पिता की पिक्चर्स हैं उस वक्त की, जो ये समय बता रही हैं 2 बजे। माता जी के साथ वो गंगा दशहरा का एक कार्यक्रम है, वो उसमें मौजूद है। वो फेसबुक पे भी उनके पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, वो सार्वजनिक पिक्चर्स हैं, आप सब भी देख सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोगों को दिखाएं। फिर सितंबर के महीने में आके, ये अगस्त में बोलती हैं 2 बजे, सितंबर में आके एक मीडिया इंटरव्यू देती हैं, वो भी आप लोगों को दिखाइएगा। उसमें कहती हैं कि भाजपा विधायक, स्पेसिफाई करती हैं, भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ ऐसा ऐसा शाम के 6 बजे किया। तो अब इन्होंने समय बदल के 2 बजे से 6 बजे कर दिया। जो कॉन्ट्रडिक्शन, जो मेन कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो तो और है ही हैं। और उसके बाद फिर जब फाइनल FIR लिखाती हैं तो उसमें समय बदल के 6 बजे से कर देती हैं 8 से 8:30 बजे। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे पिता की जो CDR लोकेशन है
वो इन सारे समय पे, तीनों समय पे नहीं मिलती। तीनों समय पे माखी में है ही नहीं। वो उनके उन्नाव ऑफिस की है। आईओ ने भी ये बात मानी है कि हाँ इनकी सीडीआर लोकेशन इनके ऑफिस की है। जिन लोगों ने मुझसे बात की उन्होंने ये बात मानी है। मेरे पिता विधायक थे, उनको सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी, सरकारी गनर मिले हुए थे। सरकारी गनरों ने आके बताया कि हाँ हम उनके साथ मौजूद थे। उनकी लॉगबुक भी भरी जाती है, टाइमिंग जो है। उनकी खुद की सीडीआर निकाली है सीबीआई ने सर। उनकी खुद की सीडीआर मेरी सीडीआर के साथ मौजूद है, सिंक में है कि जहां गनर है वहां हम है। और मैं क्यों कहती हूँ कि मैं भगवान पे इतना विश्वास रखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दिन मेरे घर में एक निजी कार्यक्रम था। मेरी जो चाचा लगते हैं उनके यहाँ कर्णछेदन समारोह था, उसकी भी वो पूरी चीज ऑन रिकॉर्ड लगी हुई है, आप बिल्कुल देखिएगा। उस इवेंट की पिक्चर्स भी हैं जहां मेरे पिता मौजूद हैं, उनके साथ गनर मौजूद है, जो लोग बताते हैं कि हम उनके साथ मौजूद हैं। तो सिर्फ सीडीआर एविडेंस नहीं है, आगे जब हम कार्यक्रम में गए तो उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस भी है हमारे पास। तो इतने एविडेंस होने के बावजूद एक मुद्दा, दूसरा मुद्दा आया कि पता चला आपने उनके पिता की, आपके जो है माता पिता ने हिरासत में उनकी। सर मैं उस पे भी आऊंगी। मैं एक और चीज इसमें बता दूं कि इसमें इनका खुद का भी स्वयं का सीडीआर लगा हुआ है, जो कि प्रूव करता है कि ये जो फाइनल भी जो समय बता रही हैं उस वक्त वो फोन पे बात कर रही हैं। किससे? नरेश तिवारी से। Okay. नरेश तिवारी से इनकी फोन कॉल्स लगी हुई हैं। ये मुकदमा, दूसरा मुकदमा जो है वो ट्रायल पे चल रहा है। और नरेश तिवारी पर भी इन्होंने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया। नरेश तिवारी से इनकी ऑडियोज हैं सर, बात करते हुए। आप वो ऑडियो सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और उस समय पे पर्टिकुलर जो 8 to 8:30 का ये समय देती हैं, इनकी फोन कॉल्स चल रही हैं। तो इतने सबूत आप देखिए ना सर, कितने सबूत है। इससे ज्यादा सबूत हो सकते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इतने सारे सबूतों के बाद भी कोर्ट कंसीडर नहीं कर रही आपके सारे मैं आपको बताती हूँ, पॉक्सो का जो भी मुकदमा होता है, ये जो लोग लॉ की नॉलेज रखते हैं समझेंगे कि अगर पॉक्सो का मुकदमा है तो जो विक्टिम है उसकी सिर्फ टेस्टिमनी काफी है। मतलब उसने जो सिर्फ बयान दे दिया वो भी काफी है कन्विक्ट करने के लिए किसी आदमी को। नहीं तो पॉक्सो तो आपका नाबालिग, उसमें तो क्या ये साबित हो गया कि वो नाबालिग है? सबसे मैं यही बता रही हूँ। सीबीआई, आप इसमें देखिएगा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने जो लड़कों को गैंगरेप वाला मुकदमा फंसाया उसमें ये अपनी दूसरी डेट ऑफ बर्थ बताती हैं। उसमें बताती है 15/4/2002। जो हमारे में मुकदमा दर्ज कराती है उसमें एक नकली सर्टिफिकेट देती हैं। वो भी प्रूव हो गया कि जो सर्टिफिकेट इन्होंने दिया वो नकली सर्टिफिकेट है। एक नकली सर्टिफिकेट के आधार पे कहती हैं कि मैं नाबालिग थी। जब इनकी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ आ जाती है बहुत सीबीआई के सामने, तो सीबीआई इनकी बोन ऑसिफिकेशन कराती है। उन्नाव यूएमसी की रिपोर्ट लगी हुई है ऑसिफिकेशन, आरएमएल लखनऊ, एम्स दिल्ली के 11 डॉक्टरों का पैनल है जो सब कहते हैं कि ये 18 साल के ऊपर थी। जज साहब उसको भी नकार देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मां ने बोला है तो ये नाबालिग है और पॉक्सो में मुकदमा चलेगा, टेस्टिमनी पे हमें कन्विक्शन है। अपील का प्रावधान इसीलिए है सर कि अगर ट्रायल कोर्ट से इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं तो आप अपील में जाइए। हमारा दुर्भाग्य ये है कि जैसे ही हम अपील में जाते हैं, हम अपील में आए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह का मीडिया का दबाव क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद कितनी कम होती चली जा रही है। आप ये देखिए ना, आज 8 साल बाद ऑर्डर आ रहा है, आज 8 साल बाद किसी इंसान का सस्पेंशन का ऑर्डर आ रहा है। वो 53 पेज का ऑर्डर, आप सब पढ़िएगा। जो मैं बातें कह रही हूँ आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो उस ऑर्डर में मेंशन्ड है। जो मैंने फोन कॉल्स और ये सारी बात बताई सब उस ऑर्डर में मेंशन्ड है। 8 साल बाद एक ऑर्डर आता है और आप क्या करते हैं? जजमेंट पर सवाल खड़े किए गए, जजमेंट पे सवाल खड़े किए गए। जजमेंट पे सवाल खड़े करना एक चीज होती है, जजमेंट पे आप करिए सवाल। आपने जजों पे सवाल, जजों पर भी सवाल खड़े किए, बिल्कुल। आपने कितनी घटिया बातें कही हैं। तो क्या इस तरीके से फिर कभी न्याय मिल पाएगा क्या? अगर हर एक न्याय के बाद, अगर हर एक फैसले के बाद ऐसे ही सवाल खड़े होंगे, ऐसे ही सड़कों पर जो है एक तरह से जो चीजें चलेंगी, तो इससे फिर तो न्याय नहीं मिल पाएगा। फिर कैसे लड़ाई? सर मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है। हमने पहले भी बहुत सारे जजमेंट्स देखे हैं उनके, जहां उन्होंने कहा है कि हम मीडिया ट्रायल के दबाव में कोई काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो मेरिट्स होंगे केस के वो देख के सारा निर्णय लिया जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं जो सबूत अभी तक इग्नोर किए गए हैं, जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, उसके डर की वजह से जो भी चीज़ें हुई हैं
वो शायद अब मिटिगेट होंगी। लोगों तक सच पहुंचना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय बीजेपी की सरकार थी जिस वक्त ये हुआ, बीजेपी के आपके पिता विधायक थे, ये पूरा आरोप लगा, सीबीआई जांच हुई। जाहिर सी बात डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र और राज्य में सब जगह जो है। आपको भी ये उम्मीद रही होगी या बाकी लोगों को भी उम्मीद रही होगी, चलो सीबीआई अगर इंक्वायरी होगी तो सच सामने आ जाएगा और शायद जो है आपके पिता बेगुनाह हो जाए। लेकिन जिस तरीके से ये आप सारे फैक्ट बता रहे हैं, क्या इन सारे फैक्ट्स को सीबीआई ने भी, सीबीआई की इंक्वायरी में भी इग्नोर किया गया? सर ये सारे जो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ सीबीआई की इंक्वायरी में ही निकल के सामने आए हैं। उसके बाद भी भी हमको चार्जशीट किया जाता है मीडिया के दबाव में। मेरा कहना यही तो है, जब सारे फैक्ट्स आप खुद स्वयं लेके आए, ऑसिफिकेशन तो सीबीआई ने खुद कराया ना, तो फिर किस प्रेशर में हम पे पॉक्सो के तहत मुकदमा दायर किया गया? तो क्या अब अदालतें केवल दबाव पर अपने फैसले देंगी? कहते हैं कानून अंधा होता है, वो एविडेंस पर चलता है, लेकिन अब मतलब अंधा तो होता है, वो तो सुना था कि एविडेंस का, आपके एविडेंस को भी हॉस्टाइल करके अगर जजमेंट क्लियर हो रहे हैं तो फिर आखिर न्याय पर फिर कैसे आदमी भरोसा करे? सर इसीलिए अपील का प्रावधान होता है। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो माननीय हाईकोर्ट हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट का फैसला आया हो, तो उनकी जो भी त्रुटियां रही होती हैं इसी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। अपील का प्रावधान इसीलिए हमको दिया गया है और मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी तरह के दबाव में इनके नहीं आएंगे। हाई कोर्ट में रेप वाले मामले पे आपकी जो सजा को खत्म किया था उस पर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसके बाद आपका दूसरे केस पे जिसपे आपको बड़ी उम्मीद थी कि शायद उस पर हो जाएगा, लगभग 9 साल 6 महीने, मतलब 10 साल की सजा में 9 साल 6 महीने आपके पिता सजा काट चुके, ये था कि शायद बेल में बाहर आ जाएं, वो भी बेल खारिज कर दी गई जो है। तो आपको लगता नहीं कि मतलब जो रास्ते जहां एक तरफ खुलने की उम्मीद जगती, दूसरी तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं? तो बहुत दुर्भाग्य की बात है और मेरे मुकदमे का ये दुर्भाग्य, आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा कि जिसमें 10 साल की सज़ा मिली हो और आदमी 9 साल काट चुका हो और उसको ज़मानत तक उसकी कैंसिल कर दी जाती हो कि हम उसका सज़ा नहीं सस्पेंड करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। हम इसको भी चैलेंज करेंगे, माननीय न्यायालय में हम चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को भी, क्योंकि और रही बात इस मुकदमे की, तो मैं अब इस मुकदमे के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मेरे पिता पहली बात तो ये रेप का मुकदमा 2017 का है। मारपीट ये जो होती है वो 2018 में होती है। 3 अप्रैल 2018 को गांव माखी में मारपीट होती है, 2 गुटों में होती। एक तरफ 3 लोग होते, 3-4 लोग होते, एक तरफ इनके पिता होते। इनके पिता पे 28 मुकदमे थे ऑलरेडी, वो वहाँ पे थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ के ऑनलुकर्स बताएंगे कि वो कट्टा लेके आए हुए थे, वहाँ पे वो मौजूद थे। 2 गुटों में लड़ाई होती है, क्रॉस एफआईआर होती है। अभी तक मेरे पिता का नाम कहीं भी नहीं है उस एफआईआर में। उसके बाद 4 तारीख को उनका मेडिकल होता है, वो जेल भेज दिए जाते हैं इनके पिता। अब आप नोटिस करिएगा, एम्स की एक रिपोर्ट है, मतलब यूएमसी में जो इनकी रिपोर्ट हुई थी मेडिकल, उसी को एम्स ने प्रमाणित किया है कि 4 तारीख को ये फिट टू बी डिस्चार्ज थे। तो मतलब इनकी जो मारपीट हुई थी, जाहिर सी बात है 3-4 लोगों से मारपीट हुई थी, इनको चोटें आई थी, लेकिन इतनी कोई चोटें नहीं आई थी कि वो उस चोटों की वजह से किसी की मृत्यु हो जाए। मेरे पिता की लोकेशन उस वक्त कहाँ पे है? मेरे पिता की लोकेशन उस वक्त दिल्ली की है। वो माखी, उन्नाव में क्या, वो लखनऊ में भी नहीं मौजूद है, वो दिल्ली में मौजूद हैं उस वक्त। और इनके घर वाले खुद कहते हैं कि किसी को नहीं पता था कि इनके पिता गांव आने वाले हैं, तो हम प्री प्लानिंग तो करके रख नहीं सकते हैं। जो चीज़ आपको खुद नहीं पता वो हमको तो नहीं सर पता हो सकती है पहले से। ये आते हैं इनके गांव के लोगों का, जिनसे इनका पुराना झगड़ा होता है। कहीं भी पिता का एफआईआर में नाम नहीं है। 4 तारीख को मेडिकल होके जेल चले जाते हैं, एब्सोल्युटली फिट टू बी डिस्चार्ज, जेल में रहते हैं। 5, 6, 7, 8 को ये डायरेक्ट दिल्ली से आती हैं मिट्टी का तेल लेके। मीडिया वहाँ मौजूद रहता है। कैसे मौजूद रहता है आप लोग बेहतर जानेंगे। मीडिया वहाँ मौजूद रहता है, मीडिया के सामने कहती है मैं खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाल लूंगी, इन्होंने मेरे पिता को मरवा दिया है। मतलब अभी पिता मरे नहीं हैं, ये बयान देती हैं इन्होंने मेरे पिता को मरवा दिया है और मेरे साथ 1 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था। उसी के बाद मीडिया में नहीं, तो उसके बाद उनके पिता की मौत हो जाती है। तो क्या अब 2 चीजें, चूंकि आप जो कह रही हैं बहुत गंभीर बात है। एक तो ये है कि मरने से पहले ही पीड़िता ये दावा कर देती कि मेरे पिता को मरवा दिया है। आप कैसे ये दावा कर रहे हैं? उसके बाद फिर जो है 1 दिन बाद उनके पिता की मौत हो जाती है। 1 दिन बाद नहीं, कुछ घंटे बाद सर, कुछ घंटे बाद मौत हो जाती है। 9 की सुबह उनकी मौत हो जाती है। तो जो इंसान
4, 5, 6, 7, 8 ठीक था, उसको आपने आके कहा और उसकी मौत हो जाती। इनके एमएलसी में भी कुछ चोटें बड़ी तो क्या होता है जेल में? ये तो सीबीआई की जांच करना चाहिए था। और जानबूझ के अभी तक मेरे पिता का कहीं भी नाम नहीं है। जैसे ही ये मीडिया में हाईलाइट होता है, ये लोग मेरे पिता का नाम उस मुकदमे में डलवाते हैं, मेरे चाचा का नाम उस मुकदमे में डलवाते हैं। और सीबीआई भी जब जांच करती है तो भी उसमें चार्जशीट जब फर्स्ट लगाती है 302 की, तो उसमें मेरे पिता का नाम नहीं लिखती है, क्योंकि मेरे पिता है ही नहीं। जब वो दिल्ली में मौजूद हैं, जब वो वहां पे है ही नहीं, जिस घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं है, तो आप उसका कैसे हम पे इल्जाम लगा रहे हैं? फिर भी सजा हो गई। फिर भी सजा होगी सर। आप रेप में भी तो हमको सजा हुई, हमारी सीडीआर नहीं है, ये फोन पे बात कर रही हैं, हमें तो सब में पकड़ के सजा कर। लोग कैसे यकीन करें? देखो ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात यह है, रेप वाले में आप कह रहे हैं हम रेपिस्ट नहीं हैं, रेप वाले में सारे एविडेंस दे रही हैं कि हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है, आपका रेप वाले में सजा हो जाती है। आपका जो है उसके पिता के जो है हत्या में आप कह रहे हैं हमारा कोई उस पे नहीं था किसी भी तरीके का, उसमें भी आपको सजा हो जाती है। मैं क्लैरिटी कर दूं, हमें पिता की हत्या की पहली बात तो कोर्ट ने भी माना है, जो कन्विक्शन हुआ है मेरे पिता को उसमें वो 120B मतलब कॉन्स्पिरेटर माना है, कॉन्स्पिरेटर ऑफ गैर इरादतन हत्या 304 पार्ट 2 के अंदर उसमें सजा हुई है। तो कि मतलब उनका कहना है कि हत्या तो वैसे भी उस वक्त नहीं हुई थी क्योंकि मार पिटाई हुई थी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो गैर इरादतन हत्या का मेरे पिता पे मुकदमा है। और किस तरह से सारे सबूत नकारे गए हैं, इनके दबाव में, मीडिया के दबाव में, किसके दबाव में। बाकी आरोपियों का क्या? बाकी आरोपी भी जेल में हैं इस मामले में? सबको जमानत मिल गई है, सबको जमानत मिल गई है। आप कभी भी इनके मुंह से किसी और का नाम सुनेंगे मतलब जो मुख्य आरोपी थे उनको जमानत मिल गई है और जो 120B के मुलजिम थे वो जेल में है। जी, जो 120B के मुलजिम है, मतलब मेरे पिता जो दिल्ली में मौजूद थे, वहां पे थे भी नहीं, उनकी जमानत 9 साल बाद भी खारिज कर दी। बाकी लोगों को भी सजा हुई है? सबको बराबर सजा हुई है, सबको बराबर सजा, वो बेल में है, वो सब बेल में है। किसी का भी नाम आप इनके मुंह से नहीं सुनेंगे क्योंकि वो मीडिया इनको सूट नहीं करता है। जो गैंगरेप वाला दूसरा मुकदमा है उसमें सब जमानत में है, लेकिन आप इनके मुंह से कभी वो बातें नहीं सुनेंगे क्योंकि वो इनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। अच्छा, जिस तरीके से चूंकि लगातार पीड़िता ये बात कहती है कि मेरे पूरे परिवार को पहले मुझे जो है रेप का शिकार बनाया, उसके बाद जो है मेरे पिता को जो है रास्ते से हटाया, मेरे चाचा को जेल भिजवाया, मेरे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए एक्सीडेंट जो है कराया, ये सारी चीजें वो चूंकि इतने पावरफुल हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कितनी दूर भी बैठे रहे तब भी कुछ भी कर सकते हैं। इतने पावरफुल हैं कि 8 साल से इतने सबूतों के होने के बावजूद जेल काट रहे हैं। 8 साल से जो आप कह रही हैं वो होता चला जा रहा है। आपकी माँ चुनाव लड़ रही है, उन नाव में जब भी कोई इलेक्शन आता है आप देखिएगा इनका कोई ना कोई वीडियो जरूर आएगा, इसको टिकट दो, इसका टिकट काटो, इसका ये करो। तो कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जो लोग इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सब बता सकते हैं। रही बात एक्सीडेंट केस की, तो उसमें मेरे पिता डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज, और आप वो रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा और लोगों को समझाइएगा, उसमें बताइएगा कि ये जो एक बात कही जाती है कि ट्रक ने आके गाड़ी को उड़ा दिया, ये कितनी सरासर गलत बात कही जाती है। आप वो रिपोर्ट पढ़ेंगे, सिर्फ सीबीआई ने उसमें नहीं जांच की है, उसमें सीबीआई, आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट टीम गई थी, एक फॉरेंसिक टीम गई थी, सबने जांच की है, सबने बताया है गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, उस दिन बारिश हो रही थी, गाड़ी आके ट्रक से भिड़ी है। एक नेचुरल एक्सीडेंट, इतनी जो ड्राइवर साहब थे इनके, जो इनके लॉयर भी थे, वो फोन पे बात कर रहे थे। ये सारी चीजें उस रिपोर्ट में मेंशन है कि गाड़ी इतनी तेज स्पीड में थी, गाड़ी आके ट्रक में घुस गई। और आप दुर्भाग्य सोचिए, हमारी जिंदगी तो जो बर्बाद इन्होंने की है वो की है, हमारे साथ साथ कितने और लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। वो जो ट्रक के मालिक और जो ड्राइवर थे, आप सबने न्यूज में देखा होगा, उन बेचारों को मारा गया। उनकी पॉलीग्राफी टेस्ट फिर सीबीआई ने कराया कि कहीं हमसे कोई उनका कनेक्शन तो नहीं निकला है। उनको मार मार के पूछा कि कहीं हमसे कोई कनेक्शन तो उनका नहीं निकला है, और नहीं निकला। हमको परेशान किया गया। इस केस में जितने भी लोग जुड़े रहे, जितने भी गांव में लोग थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं गवाही देंगे इनके खिलाफ, उनको तंग किया गया, उनको परेशान किया गया। सारे जो हमारे सह आरोपी हैं बेचारे, वो तो कह रहे हमारी गांव की लड़ाई थी, छोटी मोटी लड़ाई थी, हमसे लड़ाई हुई थी। उन बेचारे लड़कों को कितना परेशान किया गया है। उन पुलिस वालों का क्या उनके परिवार नहीं है? 10 साल की सजा कर दी गई सर, सबके परिवार बैठे रो रहे हैं क्योंकि एक महिला ने आके ऐसा इल्जाम लगाया, मीडिया ने उसको पिक किया। मीडिया ने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि हम किसी और से जाके पूछें।
पुलिस वाले आपकी देश की सेवा नहीं कर रहे थे? वो आर्मी वाले की बीवी थी, वो नहीं, जिनको शशि सिंह जी, जिन पे इल्जाम है कि वो लेके आई थी इनको हमारे पिता के पास, उनको तो अक्विट कर दिया गया। वो 3 साल लगभग जेल में रही। किस मीडिया वाले ने जाके उनसे पूछा कि मैम आपके साथ क्या हुआ, कैसे आपको छोड़ा गया, आपकी क्या गलती थी, आपके परिवार की क्या गलती थी? जो बेचारे पुलिस वाले जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, उनके परिवारों के साथ क्या हुआ? उनका आपने पूरा करियर, इतनी साल देश की सेवा करने के बाद आपने उनका पूरा करियर खत्म कर दिया। और सिर्फ क्योंकि आप जो बोल रही हैं वो होता चला जा रहा है, सामने से कोई बोलने वाला नहीं है, सामने से कोई बताने वाला नहीं है कि ये सच बात है, ये गलत बात है। उसका आपने भरपूर फायदा उठाया है। आपने अपनी कहानियां बदली, आपने एज पर कन्वीनियंस अपनी कहानियां सुनाई हैं लोगों को। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपका एक्सीडेंट हो गया। ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब आप पिता से मिलने जाती हैं तब तब एक उम्मीद उनको जो है देती होंगी कि आप चिंता मत कीजिए, आप बाहर आ जाएंगे, कब बाहर आ जाएंगे। वो भी कहीं ना कहीं कई बार उम्मीद के साथ होते होंगे, चलो अब तो मतलब इस रात की कोई तो सुबह होगी। अभी जब पता चला कि पहले तो ये हुआ चलो सजा मान लीजिए खत्म हो गई, तो खुश हुए होंगे, उनको भी हुए, परिवार भी खुश हुआ होगा। फिर अचानक कुछ घंटों बाद ही चीजें सब बदल जाती हैं जो है, तो वो क्या, अब वो क्या हारते चले जा रहे हैं? उनको क्या लगता है, उनका माइंडसेट क्या है इस वक्त, क्या कहते हैं? मेरे पिता बहुत हिम्मती आदमी है और हम सब अपनी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं उन्हीं से ड्रॉ करते हैं। टूटते तो हम सब हैं सर, क्या कहते हैं, कभी ना कभी बीच बीच में एक तो इतना घटिया आरोप लगाया है। आप समझ रहे हैं, जो भी सामाजिक लोग रहे हैं वो शायद समझेंगे इस बात को कि जो भी समाज में उठता बैठता है, जो भी हम लोग निकलते हैं, हम लोग कोई बहुत वैसे लोग नहीं थे, लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी बात है रेपिस्ट कोई उसको कह दे। और मेरे पिता जैसे इंसान जिस पे कोई भी मुकदमा किसी भी तरह का नहीं था, उनके लिए बहुत कभी कभी टूटते भी हैं, लेकिन फिर वो खुद को खड़ा, वो बहुत हिम्मत वाले हैं सर। और उनकी हिम्मत देख के मुझको हिम्मत आती है कि इनको नहीं हारने दे सकते। अच्छा, अभी इस स्थिति में जहां पर आप खड़े हो, आपको लगता है अभी भी उम्मीद है कि आप मतलब उनको बाहर ला पाएंगी, ये जो दाग लगा है इसको धो पाएंगी? मुझे भगवान पे विश्वास है, मुझे सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है कि मैं बिल्कुल, ये जो दाग लगा है वो तो मिटेगा ही मिटेगा, लेकिन लोगों तक इस केस का सच पहुंचेगा। और आप जैसे लोग, मुझे आशा है कि आप जैसे लोग होंगे जो दूसरे परिवारों का भी दुख, कि क्योंकि एक स्टेटमेंट आया कहीं से, उसने कितने परिवारों को तबाह कर दिया। कितने लोग जो अच्छे लोग थे, जिन पे कोई मुकदमे नहीं थे, सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, लेकिन मेरे पिता का नाम लेने की वजह से कितने लोगों को बर्बाद कर दिया गया। जिन्होंने कहा कि नहीं हम इनके खिलाफ जाके झूठी गवाही नहीं देंगे, उनके नाम लिखा दिए गए। आप देखिए ना, सीबीआई की चार्जशीट उठा के देखिएगा, किसी के भी नाम लिखा रहे हैं लोग। उसके बाद सीबीआई उसमें छाट रही है कि नहीं, ये तो इसकी लोकेशन तो 300 किलोमीटर दूर है, तो ये यहाँ हो ही नहीं सकता, वरना तो लिखा ही था ना नाम। तो आप किस तरह से किसी, आप गैंग रेप, तो क्या विक्टिम होने का मतलब यह है कि आप कानून को जिस तरीके से, सबूतों को जिस तरीके से भी चाहो उस तरीके से उसको खेलो, उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करो? मैं नहीं मानती कि रियल मायने में अगर देखा जाए तो वो किसी भी तरह से विक्टिम है। विक्टिम वो लोग हैं जिनके साथ इन्होंने ये सब किया है। विक्टिम बाकी वो सारे परिवार हैं, शशि सिंह जी का परिवार है, उन पुलिस वालों का परिवार है, उन लड़कों का, उन बेचारे गरीब लड़कों का जो 6-6, 7-7 साल जेल काट के उनका परिवार है। कि महज एक लड़ाई, ऐसा भी नहीं है कि किसी सामान्य इंसान के साथ लड़ाई, एक ऐसे इंसान के साथ लड़ाई जिसके ऊपर 28 मुकदमे थे, जो कि बहन बेटियों को वहाँ पे छेड़ रहे थे, इसके लिए लड़ाई की गई थी वो। और उन्होंने कितने अपने ज़िंदगी के बहुत यंग बच्चे इसमें जेल में बंद हुए हैं। आप सोचिए ना, पुलिस वालों का तो पूरा जीवन खत्म हो गया, तो आपके महज एक कह देने से कितने परिवार बर्बाद हुए हैं। वो सब हैं विक्टिम्स, वो सब एक्चुअल विक्टिम्स हैं। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि आपका जीवन अच्छे से बीते, आप हमेशा खुश रहे, आपके साथ सब अच्छा हो, लेकिन आपकी वजह से आपने जो लोगों के साथ किया वो सही नहीं है। कभी बात करने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हम ये भूल के भी ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। हम बस उनसे अपील कर सकते हैं कि आप बस कर दें। अच्छा। इतनी 10 तरह की कहानियां बनाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारा देश में लोग बहुत इमोशनल हैं। हम भी ऐसी कहानियां सुनते थे तो लोगों को गालियां ही देते थे जिन लोगों के बारे में सुनते थे, लेकिन जब लोगों को सच पता चलेगा तो
वो सब ऐश्वर्या, समझेंगे। एक लड़ाई आप अदालत में लड़ रही हैं, एक लड़ाई अब आपने फैसला किया है कि जनता की अदालत में भी जाएंगे और जनता को सच बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राजनीति के विद्रूप चेहरे ने आपके पिता को, आपके परिवार को और आपसे जुड़े हुए लोगों को राजनीति का शिकार बनाया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ राजनीति करते रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपने उम्मीद लगाई थी कि शायद मुसीबत के वक्त आपके साथ खड़े होंगे, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। क्या कभी यह सोच है कि अब इसी राजनीति में आकर के, इसी उसमें आकर के आपको वो जवाब देना है और ये बताना है कि दरअसल जो है किसी के साथ देना है, किसी के साथ खड़े रहना मतलब राजनीति में जरूरी भी होता है और मजबूरी भी होता है? कभी सोचा है ऐसा? सर, हमारी प्रायोरिटी हमारा केस है। हम निकले थे तो हम आईएएस बनने निकले थे, हम वकील बन गए, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मेरी प्रायोरिटी मेरा केस है। और रही बात राजनीति की, तो मेरे पिता को उन्नाव में लोग बहुत प्यार करते हैं। आज भी मेरे पिता को लोग इतना प्यार करते हैं कि जहाँ वो चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे, लोग रो रहे हैं उनके लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका परिणाम कहीं ना कहीं, जो मेहनत मेरे पिता ने, मेरे पिता की 35-40 साल की जो मेहनत है, वो उठे उन्हीं लोग के साथ है। वो पैदा उन्नाव में हुए हैं और कहते हैं मैं मरूंगा भी उन्नाव में, और काम हमेशा उन्हीं लोगों के लिए किया, तो वो करते रहेंगे। और हमारी लड़ाई पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कोई वो है कि कम से कम पिता की लड़ाई बेटी जो है लड़ रही है, तो बेटी भी उसी मुस्तकबिल में अपना आगे उनको पिता को इंसाफ दिलाए, क्योंकि एक मोर्चा तो राजनीतिक मोर्चा है ना, जहां से आप कहीं ना कहीं हार रहे हो। तो हाँ, देखिए, हमने, मेरे पिता का जब से मुकदमा हो गया, मेरे परिवार ने कोई, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जब कभी भी मेरा परिवार वहां से चुनाव लड़ेगा तो वो वहां से चुनाव जीतेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं वहाँ के लोग, ये तो कोई मीडिया मैनेज नहीं कर सकता, ये लोग मैनेज करते हैं। ये लोगों की आवाज में लोग कह रहे थे कि हमारे लिए तो अभी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं। सर, हजारों लोग, हजारों, मना करने के बावजूद, हमारा कोई वो नहीं था, लेकिन हजारों लोग वहां पहुंचे थे। आप देखिए ना कि किस तरह लोग रो रहे हैं, लोगों को पता है कि गलत हो रहा है। तो मैं कहती हूँ कि जब कभी भी, और मैं, ईश्वर ने चाहा तो मेरे पिता ही जब वो लड़ेंगे, तो मेरे परिवार से जब भी कोई उतरेगा तो उसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ये लड़ाई अभी राजनीति से बड़ी है, राजनीति से ऊपर है, और जिस तरह की घटिया राजनीति की गई है उसके विरुद्ध है। तो मैं पहले इसमें जीतना चाहूँगी, और ईश्वर का साथ रहा, और मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है, जीत लास्ट में हमारी ही होगी। ना उम्मीद तो नहीं है? कभी नहीं सर। एक चीज़ जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई है और जिस पे मैंने संकल्प ले लिया, वो ना उम्मीद नहीं होंगे। अगर गलत होते सर, एक भी मुकदमे में एक भी बात हमारी गलत होती तो शायद कहीं ना कहीं दबते। अगर एक भी सबूत हमारे खिलाफ होता, एक भी वो होता, तो हम कहीं ना कहीं दबते कि अरे ये चीज उजागर हो गई। तो जब कुछ गलत किया नहीं तो डरना कैसा सर? उस दिन के बारे में सोचते हैं जब आप अपने पिता को बेदाग करके जेल से बाहर निकाल करके लाएंगी और जनता के बीच में आकर के डंके की चोट पे कहेंगी, देखो मैंने कहा था कि मेरे पिता बेकसूर है और आज बेकसूर बन के बाहर सामने आए हैं। इंतजार कर रही हूँ उस दिन का? बिल्कुल इंतजार कर रही हूँ सर। और अगर भगवान ने चाहा तो दिन, मुझे लगता है कि लोगों तक ये बात पहुँचेगी। आप लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि क्या किसी इंसान को जिसने वो गुनाह किया नहीं, उसको इसकी सज़ा इस तरह मिलनी चाहिए? क्या किसी परिवार के साथ उस चीज़ के लिए गलत होना चाहिए जो कि काम कभी हुआ ही नहीं? क्या एक तरफ का सुन के आपको कोई मन बना लेना चाहिए? आपने जो भी सवाल पूछे, चाहे वो रेप से रिलेटेड हो, चाहे वो पिता की मृत्यु से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं और विथ प्रूफ की हैं। और उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं आपका मन वो नहीं मान रहा है तो मैं चाहूँगी आप मुझसे और सवाल करें, मैं और प्रूफ्स के साथ आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे पास कहानियाँ सुनाने को नहीं है सर। मैं नहीं बता सकती कि मैं किस तरह से विक्टिमाइज्ड हुई, और अगर वही सुना के जीतना होता तो शायद बात ही अलग थी। लेकिन मैं बिल्कुल चाहूँगी कि लोगों तक ये बात पहुँचे। और थैंक यू सो मच।